नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आज के खास कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई बात, क्योंकि A to Z न्यूज़ अपडेट की टीम अब निकल चुकी है ऐसी संस्थाओं के लिए जो संस्थाएं कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई, कभी पेपरों में नहीं आई, परंतु वो ज़मीनी स्तर पर रियलिटी में काम कर रही है। आपने देखा होगा कि शहर की कम से कम 10,000 सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज में काम कर रही हैं, परंतु कितनी संस्थाएं रियलिटी में काम कर रही हैं। A to Z की टीम सर्वे करने के लिए निकल गई है और सर्वे में हमने देखा कि एक आशा की युक्ति किरणें संस्था है जो पिछले कई वर्षों से समाज में अहम योगदान देती आ रही है, मुद्दों पर काम कर रही है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं। हमने वो संस्था देखी और हमने उस संस्था का काम देखा और आज उस संस्था को मोटिवेट करने के लिए, जानने के लिए कि संस्था कैसे काम कर रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या समाज में योगदान रहा है, तो आज हम उस संस्था से आपको रूबरू हम करा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई संस्था है जो नॉलेज में है कि संस्था वास्तव में काम कर रही है, क्योंकि आप देखें कि शहर में 10,000 संस्थाएं हैं और 10,000 संस्थाएं तो शहर में काम नहीं कर रही होंगी, परंतु आज अगर हम बात करें शहर की तो शहर में सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कोरोना काल हो, चाहे कोई सी भी ऐसी बड़ी आपदा हो, चाहे हम कहें कि रक्तदान शिविर की बात करें, चाहे कोई से भी ऐसे कैंप की हों, उसमें शहरवासी और सामाजिक संस्थाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो सभी सामाजिक संस्थाओं को हमारा सलाम, धन्यवाद, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं की वजह से आज जो शहर हमारा फरीदाबाद शहर है वो नंबर 1 रहा है और ऐसी सामाजिक संस्थाओं का आपको हमेशा साथ देना चाहिए। और अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसी संस्था हो जो वास्तव में ही ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, तो ऐसी संस्थाओं का आप हमें नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में आप उनका नंबर दिए, हम उनको ऊपर उठाने का हम जरूर काम करेंगे। तो आशा की उगती किरणें संस्था जो पिछले 3-4 सालों से फरीदाबाद शहर में काम कर रही है, परंतु आपने कभी सोशल मीडिया पर, कभी पेपरों में कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि ये काम करने पर विश्वास करती हैं, ये पेपरों में आने के लिए काम नहीं करती। हमने इनको मोटिवेट किया कि मैडम आप हमारे मीडिया सेंटर में आइए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी बातों को जन जन तक हम पहुँचाएंगे कि क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि जब हम कोई भी अपने अच्छे काम का फ़ोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो हमारे फ़ोटो डालने का मतलब ये नहीं होता कि हमने फ़ोटो डाला है। हमने फ़ोटो इसलिए डाला है कि ताकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस फ़ोटो को देखकर मोटिवेट होते हैं कि मैं भी ऐसा काम अच्छा करूं। तो आज इनके अच्छे कामों की हम व्याख्या करेंगे कि क्या अच्छे काम हैं, संस्था में कितने मेंबर हैं, संस्था क्या काम कर रही है। सबसे पहले मैडम आप सभी का स्वागत है आप यहाँ पे, और सर्वप्रथम आप सभी का परिचय जानना चाहूँगा। सर, मैं आशा की उगती किरणों से किरण मिश्रा, मैं एज ए प्रेसिडेंट आशा की उगती किरणों में हूँ। और सर, मैं आशा की उगती किरणों में संगीता शर्मा, मैं हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, जिसमें मैं पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती हूँ। नमस्कार सर, मैं अंजू दीक्षित एज ए सेक्रेटरी आशा की उगती किरणों से हूँ और मैम से भी बोलूँगी अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं रश्मि गुप्ता, मैं आशा की उगती किरणों के लिए एज एडवाइज़र काम करती हूँ। जो भी संभव हो पाता है मैं उनको सलाह देने की कोशिश करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब भी टाइम मिलता है यहाँ पे आके हेल्प करते हैं आंटी। नमस्ते, मैं हूँ दुर्गेश त्रिवेदी, मैं यहाँ पर सिलाई की टीचर हूँ और मैं बच्चों को सिलाई सिखाती हूँ ताकि बच्चे अपने आगे भविष्य बना सकें। नमस्कार जी, मैं बीवी दीक्षित और इस संस्था से आशा की उगती किरणों में सीनियरिटी का काम करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, मैं तरुण शर्मा, आशा की उगती किरणों में मैं क्रिएटिव हेड की पोस्ट पे हूँ। नमस्कार, मैं अर्चना मित्तल और मैं आशा की उगती किरणों की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और ये आशा की उगती किरणें के सभी जो पदाधिकारी हैं वो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि संस्था का क्या मोटिव है, संस्था कब बनी और कितने सालों से काम कर रही है, किन किन मुद्दों पर काम कर रही है। तो मैडम, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और संस्था के पर हम जानना चाहेंगे कि संस्था लोग खोल लेते हैं, काम भी करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद फिर वो लुप्त हो जाती है। तो क्या रहा आपके मन में कि मैं संस्था खोलूँ और मैं गरीबों की सहायता करूँ, उन बच्चों की सहायता करूँ? संस्था खोलने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही रहा कि हमारे सामने एक बच्ची आई जिसने हमसे ये बोला कि मैम आप कुछ हेल्प करते। हालांकि हम लोग काफ़ी दिन से सोशल वर्क में हैं अभी, तो कुछ टाइम 1.5-2 साल पहले एक बच्ची आई, कहती मैम हमारी कोई मदद कर दो आप। तो मैंने कहा आप पढ़ना चाहोगे?
तो उन्होंने बोला कि नहीं, पढ़ना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरे घर वालों को मैं अपने कमाई का हिस्सा दे सकूँ। तो हम लोगों को सिलाई की नॉलेज थी, तो हमने कहा आप सिलाई सीखना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, मैं सिलाई ही सीखना चाहती हूँ। तो वो जब मैंने कहा कि भाई तुम अपने मेरे घर आना, मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगी ताकि तुम कुछ हुनर बन ले सको और हिस्सा बन सको अपने, तो वो 2 बच्चों को साथ लेके आई। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरी ये जो पूरी टीम है, ये मेरी दोस्त हैं, इनसे मिलके मैंने बात की। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे एक संस्था शुरू करें जहाँ इन बच्चों की हेल्प हो, जहाँ ये कुछ सीखें और कुछ रोजगार प्राप्त करें। तो बस यहीं से हमारी इस संस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने एक छोटी पाठशाला शुरू करी है जिसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर से उठाते हैं, जो कोरोना काल से घर बैठे हुए हैं 3 साल से, पैसे नहीं है, एडमिशन नहीं हुए और उनके पास पेपर वर्क भी नहीं है, पूरा आधार कार्ड है, फैमिली है, वो सारा काम कराने के बाद में हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। ऐसा हमारा सोचना है कि हम कोई भी बच्चे को जो घर में रह रहा है, जिसके पेरेंट्स नहीं है या जो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, उनको हम स्कूल तक पहुंचाएं। और स्किल डेवलपमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी मैम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। बहुत बहुत मैडम आपका स्वागत है और बहुत अच्छी बात बताई कि जब कोई संस्था होती है तो कुछ नहीं किसी मोटिव पर, क्योंकि आज देखें समाज में काफ़ी संस्थाएं कोई ना कोई शिक्षा के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, कोई ना कोई पेड़ों के ऊपर एक सांसें मुहिम है, पेड़ पौधे लगाने का काम कर रही है, लोगों में जागरूकता कर रही है। तो ये भी संस्था है कि जो बच्चों को घर से मोटिवेट करती है, क्योंकि हमारे समाज में आज काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं। हम लोग घर जा जाकर आज भी दोपहरी, पूरी दोपहरी हम लोग घर जाकर पूछते हैं कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनसे कि आप प्लीज़ इनको हमारे पास भेजो और हम इन्हें एडमिशन कराएंगे, इनके पेपर वर्क पूरा कराएंगे। और हम ऐसा कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे पास उन बच्चों को भेज रहे हैं। देखो दोस्तों, सबसे अनमोल एक जो उपहार है, जो एक दान है, और आप कुछ भी कर लें, आप किसी को पैसा दे लें, खाना खिला दो, कपड़े दे दो, परंतु एक जो शिक्षा का दान, अगर आपने किसी बच्चे को अगर शिक्षित कर दिया तो समझो कि आने वाले समय में आपने एक अपराधी को रोक दिया, आपने एक बुरे आदमी को रोक दिया। क्योंकि आप सोचिए जब शिक्षा उसे नहीं मिलेगी तो वो बड़ा होकर क्या बनेगा? चोर, डाकू, चोरी सीखेगा, बुरी संगत में जाएगा। पर आप सोचें कि अगर छोटे से बच्चे को अगर हम शिक्षा के प्रति उसको एक मोटिवेट कर दें, अब उनके परिवार को जागरूक कर दें कि भाई शिक्षा सबसे मेन है। आप बेशक से एक टाइम का रोटी मत खाओ, कपड़े अच्छे मत पहनो, परंतु अगर आपको शिक्षा मिल जाती है तो आप समझो कि आने वाले भविष्य में हमारा जो भारत देश है वो कितना मजबूत बनेगा। क्योंकि शिक्षा एक अनमोल वो एक तोहफा है, उपहार है। मैडम क्या कहना चाहोगे आप संस्था के लिए? हमारी संस्था में ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके कारण हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इंटरव्यू दे सकें, जिससे हमने 8 या 9 बच्चों का फरीदाबाद के स्कूल में एडमिशन कराया है और वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसे हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम ज़रूरतमंद बच्चों को भी पढ़ाते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या वो बिल्कुल गरीब हैं, उनके पेरेंट्सों के कुछ काम नहीं है, उन्हीं बच्चों को। सर मुझे एनजीओ में चलाना बहुत अच्छा लगता है। कैसे करते हो चयनित कि भाई ये बच्चा गरीब है और इनको मोटिवेट करना है? सर हम घर जाते हैं, पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं उनके। कब से कर रहे हो मैडम ये काम? 1.5 साल हो गए सर। तो मैडम कैसा लगता है भाई समाज में, क्योंकि आपका भी घर है, परिवार है आपका, तो परिवार से कैसे समय निकालते हैं? सर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अच्छा लगता है सर। एनजीओ में सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग देना, कि कोई मेरी वजह से आगे निकल सके या पढ़ सके, कामयाब हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासी सेवा का कोई ना कोई मूल्य अदा करते हैं, चाहे वो भोजन की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, पानी की सेवा चल रही है, काफ़ी सेवाएं हैं। आप अपने दिन में 24 घंटों में अगर आप 10 मिनट भी अगर अपने समय से अगर 10 मिनट भी किसी एक अच्छे काम में अगर सेवा देते हैं तो आप यकीन मानिए जब आपके अंदर की जो आत्मा है वो कितनी खुश होती है, आपको एक अच्छा रिलैक्स होता है कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो मैडम संस्था में और कौन कौन से आपके वो हैं टॉपिक, कौन कौन से उसमें हैं कि भाई मैं संस्था में ये काम करती हूँ, संस्था के द्वारा हम बच्चों को इतना जागरूक कर रहे हैं? सर ऐसा है कि जैसा एजुकेशन के बारे में तो मैम ने बताया, ये लोग उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी हमारे पास हम लड़कियों को, जो हमारा मेन मोटो ये भी है कि हमें लड़कियों को ऊपर उठाना है, तो उसमें हमें लड़कियों को सिलाई सिखाना
पार्लर एजुकेशन देना कि जो, क्योंकि ये दोनों काम मुझे ऐसे लगे कि जो बच्चा एक बार पढ़ाई से चूक सकता है, लेकिन अगर उसको हाथ का हुनर ये आ गया तो ये इसमें कामयाब हो जाएंगे अपना करके। जैसा कि हमने लड़कियों ने कहा कि मुझे घर का कमाई का हिस्सा बनना है, तो ये काम करके वो हिस्सा बन सकते हैं हमें परिवार का, तो ये काम भी होता है। बाकी जैसे बीच बीच में एक्टिविटीज़ हमारी होती है, तो हम जैसे स्लम एरियाज़ में जाते हैं, कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वहाँ भी जो पढ़ने वाले बच्चे से हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत स्टेशनरी वगैरह है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बस ये है कि जैसा हमारे पास व्यवस्था होती जाती है सर वैसा करते जाते हैं। भी आपने काफ़ी बेटियों को जागरूक किया, उन्हें मोटिवेट किया, तो कुछ ऐसी महिला भी हैं जो अभी सीख कर और अपना व्यवसाय कर रही हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जो पिछले जैसे आप बताया था कि 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा लाइमलाइट जिसको कहते हैं वो अभी हम थोड़ा आना शुरू हुए हैं। तो उस कंडीशन में हमने जो पिछले बच्चों को सिखाया है उसमें गांव मवई में हमारा जो दूसरा सेंटर चलता है, वहाँ एक बहू बेटी कह लीजिए उसको, क्योंकि जल्दी शादी हो गई बेटी की, तो वो हमसे मिलकर इतना ज़्यादा खुश हुई, और हमने जब उसने इतने अच्छे से काम किया और सीखा तो लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उसको हमने एक मशीन डोनेट की, और आज वो उसी मशीन से अपने घर बैठ के घर भी संभाल रही है, और घर में जितना समय मिलता है वो सिलाई का काम करके और अपनी कमाई अपने हाथ में ले रही है। तो मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छा फील होता होगा कि ये मेरी कमाई है। मैडम एक बात और कहूँगा कि जैसे आपकी एज मेरे ख्याल से 50 पार होगी शायद, जो मैं देख रहा हूँ, ऐसी एज में तो बच्चों के साथ रहते हैं, पोती पोताओं के साथ रहते हैं, तो मतलब कैसे लगा कि भाई मैं अपने परिवार को छोड़ के एक दूसरों के बच्चे के साथ रहूँ, उनको मोटिवेट करूँ, उनको जागरूक करूँ? सर ये शायद ये जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा किया है, और ये संस्कार कहना चाहिए मुझे, शायद मेरी माँ से मुझे मिले हैं, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत सोशल रही है और हम 5 बहनें रहे हैं, तो हम सब बहनें मिलके घर संभालते हैं, तो मेरी माँ बहुत सोशल करती थी। तो ये शायद कीटाणु जो कह लीजिए आप, ये मेरे अंदर हम लोग के आया है माँ के अंदर से। और दूसरा ये कि जिस उम्र का आपने तकाजा लिया है, तो उसमें ये है कि इस उम्र पे बच्चे बड़े हो गए हैं, जब तक छोटे तो उन पे ध्यान दिया, अभी क्या वो अपने आप में सेल्फ हो गए हैं बच्चे, बड़ा बेटा है जॉब करने लगा है, तो जो टाइम बचा वो फिर हमने एनजीओ में दिया, क्योंकि पहले हमें एनजीओज के लिए थोड़ा टाइम मिलता था तो हम उनके साथ स्पेंड करते थे। अब हमने खुद खोल लिया है, तो अब हमारा टाइम मैक्सिमम टाइम वो यहाँ जाता है, क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया बढ़ गया है सर। तो इसलिए हमें लगता है कि अब हम इस तरह से टाइम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे अपना काम करने लगे। दोस्तों, जो हमने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग से पहले कि हम ऐसी संस्थाओं को देख रहे हैं जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई, कभी चैनलों पे नहीं आई, कभी सुर्खियों में नहीं रही कि हाँ ये संस्था वास्तव में ही काम कर रही है। जब कोरोना काल रहा, जब पहली स्टेज आई, दूसरी स्टेज आई, तो हमने संस्था के काफ़ी मेंबर देखे, पैकेट दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके दे रहे हैं। तो हमने काफ़ी चेक किया, हमने इनका रिकॉर्ड अपने पास इकट्ठा किया, हमने देखा, फिर इन्होंने काफ़ी ऐसे भी कार्यक्रम किए, इवेंट किए बच्चों के लिए, एक ड्रेसअप, एक फैशन शो, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मतलब एक सिलाई के लिए कंपटीशन, ताकि बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे जागरूक हों, महिलाएं जागरूक हों, बेटियां जागरूक हों और समाज में एक अच्छा व्यवहार बने। तो हमें ऐसी संस्थाएं हमें ढूंढनी हैं जो वास्तव में ही ग्राउंड रिपोर्टिंग पे काम कर रही हैं। आपसे फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ में अगर कोई ऐसी संस्था है जो वास्तव में ही, या छोटी हो या बड़ी हो, हमें छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, संस्था छोटी हो या बड़ी हो, परंतु वह अपने जीवन में अपनी टीम के साथ समाज में एक अहम योगदान दे रही है, वो सबसे बड़ा काम है। क्योंकि आज माता पिता के पास समय नहीं है। आप देखें कि बच्चों में क्या संस्कार हो रहे हैं, क्या नहीं है। आप कभी देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। तो हमें, जब माता पिता के पास समय नहीं है, तो आप सोचें कि हम वो भी अपील कर रहे हैं कि उनके पास भी समय होना चाहिए, पर आप देखें कि इनके भी बच्चे हैं, इनके परिवार है, परिवार को साथ में रखकर एक समाज में एक अहम योगदान देना, ये सबसे बड़ी बात है। हम चर्चाएं लगातार जारी रखेंगे। मैडम, आपने अपना परिचय दे दिया। संस्था मैडम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे? और सर, जैसे कि अभी अंजू मैम ने बताया कि हम लोग इवेंट्स भी, आपने ही बताया था अभी कि हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारी जो द्विवेदी मैम है वो सिलाई बच्चों को सिखाती हैं, और उन मैम की मदद से बच्चों ने कुछ अच्छी ड्रेसेस तैयार की, और उस ड्रेसेस के साथ हम लोगों ने एक फैशन शो किया, ताकि ये बच्चे जो काम करें खाली अपना करके खाली घर में ना रख लें, उस काम को लेकर के वो बाहर निकलें, लोग उसको देखें, उसकी प्रशंसा करें, और कुछ उनके आगे के फ्यूचर के लिए वो चीज़ें काम आए। हम इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम मंथ में एक ना एक कोई इवेंट करते रहें, ताकि हमारी संस्था के बच्चे सामने आए,
दुनिया के सामने आए, कि उनका काम उनके सामने आए और उन बच्चों को आगे के लिए कोई ना कोई रोज़गार मिले। हमारा मेन पर्पस यही है। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, एक बात और एक मन में आ गई, क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर हुनर होता है, परंतु हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो उन्हें एक रास्ता नहीं मिलता, उन्हें मतलब एक अच्छा एक प्लेटफार्म नहीं मिलता, एक अच्छी संस्था नहीं मिलती, एक अच्छा स्कूल नहीं मिलता, एक अच्छे दोस्त नहीं मिलते। परंतु अगर वो सब चीज़ें उन्हें मिल जाएँ तो जो उनके अंदर जो छुपा हुआ हुनर है वो शायद एक बड़ा हुनर होकर शायद कुछ और एक कामयाबी हासिल करे। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में वो डांस करने की ताकत, वो इंटरव्यू देने की ताकत, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कभी कि एक बच्चा ऐसा भी है जिसको सारे क्वेश्चनों के आंसर पता है। एक छोटे छोटे बच्चे आपने देखोगे 2.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, जब वो डांस करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चे अभी भी हमारे समाज में हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो छुपे हुए हैं, वो संस्था उनको निकालने का काम करती है। आज उसी संस्था के साथ हम बैठे हैं और हमारे साथ आज एक ऐसे भी शख्स मौजूद हैं इस मलेशिया एनजीओ में, जो हमारी भारत की मिट्टी, हमारी धरती की मिट्टी से सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। और एक प्रदर्शनी में उन्होंने काफ़ी प्रदर्शनी लगाई हैं और काफ़ी अच्छा एक मुकाम भी हासिल किया है। उनसे भी हम रूबरू कराएंगे कि ये कला कैसे आई और कितनी अभी तक मूर्तियाँ आपने मतलब अच्छी अच्छी बनाई हैं, क्या कहना चाहोगे इसके लिए, उनसे भी हम बात कराएंगे। अभी सबसे पहले अभी कुछ और हमारे साथी हैं, उनके क्या विचार हैं समाज में अहम योगदान देने के लिए। मैडम, आपसे हम बात करना चाहेंगे। मैं यहाँ पर सिलाई सिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी के आगे हाथ न फैलाएं, वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हों, जिसकी वजह से वो किसी को दे दें पर किसी से ले ना कभी, और वो अपने पैरों पे सक्षम होके दूसरे घर में जाके अपना सही से अपना काम चलाएं। कितने बच्चों को अभी तक मतलब पढ़ा रहे हो? मैं अभी 22 बच्चे हैं, 22 बच्चों को सिलाई सिखाती, सिलाई कढ़ाई दोनों चीज़ें सिखाती हूँ। और इसके अलावा 3 बैच निकल चुके हैं, जिनमें बच्चों ने 20-20 बच्चों ने सर्टिफिकेट ले चुके हैं। मेरा आपसे फिर वही सवाल कि एक बुजुर्ग अवस्था में आकर महिलाएं, बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग माता पिता रेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों के साथ तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हैं, परंतु आप इस उम्र में लड़कियों को मोटिवेट कर रही हैं, उन्हें मतलब जागरूक कर रही हैं सिलाई से, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर पे रेस्ट करूं, मैं क्योंकि मतलब काफ़ी मैं थक गई हूँ, थकान, बच्चों के साथ खेलूँ, कहीं मतलब बाहर घूमूँ? मेरी शुरू से इच्छा थी कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ इसीलिए, क्योंकि दूसरे घर जाके नहीं पता होता किसी को क्या है उसके आगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तो ये जो भावना है मतलब कैसे है, परिवार से आई है फिर आपके मन में पहले से ही है? मुझ पर खुद बीती है, इसलिए मुझे पता है। तो कुछ मतलब आप बनना चाहोगे, मतलब कुछ बताना चाहोगे बात कुछ? बताने को अभी कुछ नहीं, पर यही मैं ये चाहती हूँ जो भी लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, आगे जाके अपने परिवार को भी साथ लेके चले और अपना सब कुछ, ऐसी मुसीबत कोई नहीं। तो लगातार हम जारी कर रहे हैं बात अपने की आशा की उगती किरणें। देखो, नाम भी बहुत अच्छा है, आशा की उगती किरणें। और फिर एक सवाल आ गया कि जब आपने संस्था आपने बनाई, आप बोल रहे कि भाई ऐसे मेरे पास से लड़कियाँ आई सीखने के लिए, फिर मैंने संस्था बनाई, तो ये नाम कैसा है कि आशा की उगती किरणें? मुझे लगा कि आशा मतलब मेरी तरफ से उनको आशा मैं दिखाना चाह रही हूँ, मैं एक आशा दे रही हूँ, उस आशा को वो पूरा करें और एक किरण बन के चमकें। किरण को मैं सूरज तक ले जाना चाहती हूँ, ऐसा मेरा मन है। और मैं सच में फील्ड में काम करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, मेरा घर सारा एसी में सो रहा होता है, मैं सारी दोपहरी वर्क करती हूँ, घर घर जाके बच्चों को सिलाई के लिए लेके आती हूँ और पार्लर के लिए लेके आती हूँ, इवन पाठशाला के लिए लेके आती हूँ। और मुझे शाम को बहुत अच्छा लगता है, घर आके बहुत अच्छा फील होता है। कई बार घर में डांट पड़ती है, इतना पैसा तुम इस पे खर्च करते हो और कहाँ से आएगा, सब हो जाता है और वो पता नहीं कैसे हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कैसे हो जाता है। और हमने कभी नहीं सोचा कि हम किसी पेपर में आए या अखबार में आए, हमारा कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया। बस सुबह से उठे, काम किया अपना और वापस रात को थक हार के सो गए। लगन रहती है काम। हाँ जी। और 2 बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे हैं जिनको हम परमानेंटली हम खाना, उनके बच्चे नहीं हैं, वो हमने अडॉप्ट किए हुए, उनका खाना टाइम मतलब 7 बज गए तो 7 बजे मेरे घर से खाना बन के वहाँ जाएगा। सर्दियाँ हैं तो 6:30 जाएगा और गर्मी है तो 7 बजे खाना बन के मेरे यहाँ से वहाँ जाता है। और एक दंपत्ति गांव मवई में है, उनको हम सूखा राशन पहुँचाते हैं, उनके यहाँ भी कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो बस ऐसे ऐसे लोग हम अपने आप ढूंढते रहते हैं। जब हम फील्ड में घूमते हैं तो हमें कोई ना कोई मिलता है, फिर वो ऊपर वाला ऑर्डर करता है कि आप लोग यहाँ मदद की ज़रूरत है, यहाँ करो। हमने कभी किसी को ऐसा सोचा नहीं कि हमारे बारे में कोई जाने, बस हम खुद ढूंढते हैं लोगों को
और खुद ही मदद करने की कोशिश करते हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमारी ये बात बाहर तक जाए कि हम ये कर रहे हैं, कभी ऐसा सोचने का मौका नहीं मिला कभी भी। तो फर्स्ट टाइम आपसे ही हम मिले तो आपने कहा कि भाई जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ तो जो चल रहा है बहुत ईजी स्मूथली चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे बिल्कुल घर, हमने एक छोटी सी फीस रखी है बच्चों की 100 रुपये सिलाई। हालांकि एजुकेशन पे हम कोई पैसा नहीं लेते बच्चों से, और हमने सिलाई के लिए 100 रुपया रखा हुआ है, जो हम बच्चों को महीने में एक बारी उनकी जैसे पार्टी नाच गाना कर देते हैं। लड़कियां जो होती हैं खुश हो जाती हैं। लेबर क्लास से हैं, आज जो हमने फैशन शो किया, कोई भी लेबर क्लास से बच्चा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो रैंप वॉक करेगा। आज परमात्मा ने वो दिन दिखाए इस एनजीओ को कि आज बच्चे रैंप वॉक करके आए, और बहुत अच्छे से ड्रेसेस मैम के साथ हमारी के साथ बच्चों ने तैयार करी, और वो रैंप वॉक जो थी बहुत सक्सेस रही। और बच्चों के साथ इतना कॉन्फिडेंस, बच्चे इतने खुश कि मैम हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी फैशन शो भी करेंगे। तो बड़ी खुशी होती है हमारे हर एक मेंबर को। एनजीओ का हर एक मेंबर इतना एक्टिव है, हर मेंबर हमें सहयोग देता है। हमारी सेक्रेटरी हैं अंजू दीक्षित जी, ये दीक्षित भाई साहब हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ना आपकी टीम के सहयोग से ही आप भी मतलब मोटिव होते हैं, क्योंकि टीम का सहयोग बहुत जरूरी है। टीम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। टीम हमारी सबसे अच्छी, जितना वायरस था अपने आप चला गया, बहुत आए इसमें, बहुत चले गए, लेकिन जो सच में काम करने वाले थे वो आज तक हमारे साथ पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। एक बात फिर वो याद आ रही है कि हमारे शहर में काफ़ी ऐसे अनमोल हीरे हैं। कितनी चर्चा करूं उन अनमोल हीरो की, क्योंकि आज हमारे शहर में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपने वो सपने छोड़ दिए समाज सेवा के लिए। अगर मैं एक चर्चा करूं, एक समाज सेवी हैं सतीश चोपड़ा, जिन्होंने अपना जीवन केवल समाज में लगा दिया, और उन्होंने शादी नहीं की, अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, और केवल 24 घंटे समाज सेवा में दिए हैं। गरीबों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए, उन घायल व्यक्तियों के लिए। आप कभी बीके हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो लगातार उन गरीबों की सेवा करते हुए देखेंगे, सतीश चोपड़ा जी। तो ऐसे काफ़ी समाज सेवी अभी लोग हैं जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, और समाज सेवा की डगर पे वो निकल गए कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और वास्तव में ही अगर ऐसे लोग हमारे फरीदाबाद शहर में ना हो तो आज फरीदाबाद की सूरत किसी और हालत में देखेंगे। क्योंकि आप देखें कि कितनी बड़े से बड़ा संकट आया हमारे फरीदाबाद शहर में, परंतु कभी किसी को महसूस नहीं हुआ। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई बड़ी आपदा हो, चाहे कोई सी भी ऐसी बड़ी स्थिति हो जो आपने कभी देखी हो, परंतु हमारे फरीदाबाद शहर के समाज सेवक, सामाजिक लोगों की वजह से हमें कभी दिक्कत नहीं आई। हमने कभी देखा नहीं कि सड़कों पर भूखे लोग मर रहे हैं या किसी घर राशन नहीं है। क्योंकि सरकार सहायता तो करती है, पर सरकार के द्वारा वो सहायता पहुंच नहीं पाती लोगों तक। और आप देखें कि इन्हीं लोगों की वजह से वो जो सहायता है, वो भोजन है या कुछ भी है, वो सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से पहुँचता है। तो हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे लोगों का आदर भाव करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए समय समय पर, और इनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि ऐसे लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों। और क्योंकि इनकी वजह से ही आज समाज में कुछ ना कुछ योगदान होता जाना जा रहा है। सर से बात करेंगे। सर, क्या योगदान है आपका मतलब इस संस्था में, और कैसे जुड़े आप? मैं पहले दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ इसकी, जब से नींव डली है। और संस्था का ये सहयोग है कि ये लोगों को कहीं भी जाना होता है तो इनके साथ मैं लगा रहता हूँ। और जब भी कहीं बाहर मतलब किसी से मिलना कहीं आना जाना, वो सारा काम बाहर का मैं देखता हूँ। धन्यवाद। तो अभी जैसे हमने बीच में आपको बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति से भी हम मिलाएंगे जो माटी से उस सूरत बदल देते हैं उस चीज़ की, और अच्छी आकृति मतलब उसे बनाते हैं। तो हम उनसे मिलवाएंगे परिचय के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं तरुण शर्मा, पहले भी मेरा हो चुका है, वैसे इंट्रो मैंने दे दिया है। तो बड़ों के आशीर्वाद से, जैसे कृष्ण आंटी के आशीर्वाद से, अंजू आंटी और सभी मेरे से बड़ों के आशीर्वाद से आज आशा की युक्ति किरणों में मुझे एक छोटी सी पोस्ट मिली है, जो मैं बताना चाहूँगा कि क्रिएटिव होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों को आई थिंक समझ में आता है कि बच्चों को एजुकेशन भी ज़रूरी है, बच्चों को स्टिचिंग भी ज़रूरी है, बच्चों को घर के काम भी ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्योंकि इस भागदौड़ बड़ी लाइफ के अंदर इतने सारे टेंशन्स होते हैं बच्चों को, इतनी एजुकेशन का प्रेशर हो गया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को परेशान करती है। तो वो जो क्रिएटिवनेस होती है बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ क्रिएटिव करने की एक अंदरूनी कला छुपी होती है। तो मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव बनाने के बाद जो बच्चे को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है अपने अंदर से, तो वो बहुत अलग अचीवमेंट देती है बच्चों को। तो
बस एक छोटी सी कोशिश मैं करता हूँ उन बच्चों के लिए कि जैसे कि मिट्टी के आइटम हो गए, जैसे कि नेचुरल मिट्टी के आइटम हो गए, या फिर पेपर वर्क हो गया, या फिर पिक्चर्स हो गई, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इन बच्चों को मतलब खुशी दे। छोटे बच्चों के लिए हम लोग पेंटिंग्स बना सकते हैं, छोटे छोटे ड्राइंग बना सकते हैं। एजुकेशन को हम बहुत इजीली तरीके से करा सकते हैं, जैसा कि मैडम ने हमें बताया कि एजुकेशन फील्ड पे वो पढ़ाती हैं। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम एजुकेशन को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पढ़ा सके। जैसे कि मेरा एक एग्जांपल रहेगा कि एप्पल को अगर मैं ए फॉर एप्पल का एक एप्पल का शेप दे दूं छोटे बच्चों के लिए, तो बच्चों को शायद पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि थ्योरी पे। तो बस यही एक मेरी छोटी सी कोशिश रहती है कि बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस लायक मुझे समझा, इस पोस्ट के अंदर रखा। मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली जितने भी मेरे बड़े हैं, अंकल आंटी, सभी के लिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आशा की उगती किरणें कभी ना रुके, हमेशा चलती रहे, और बेस्ट ऑफ लक। चलो दोस्त, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और आशा की उगती किरणें नाम बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है। आशा की उगती किरणें यानी कि एक आशा, यानी कि उस बच्चे में वो आश डालना कि कभी उसने सोचा नहीं होगा कि हाँ मुझे भी, मेरे अंदर भी वो हुनर है। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे बच्चों में, हम में या किसी में भी वो हुनर है, परंतु एक आशा की उगती किरणें, यानी कि आशा ने उसकी आश जगा दी, और उस आस में उसकी किरणें जो सूरज तक पहुँची हैं, वो आज कामयाब होगा, अच्छा इंसान बनेगा और अपने जैसे लोगों को भी जागरूक करेगा। और सबसे अच्छी बात कि आप पूरी टीम में देखें, सभी यंगर्स हैं, सभी एक सामाजिक लोग हैं, जागरूक लोग हैं, अपने परिवार से संपन्न हैं, सभी हैं। और ऐसे लोग अगर समाज में अगर जागरूकता के लिए निकलें तो समझो हमारा समाज बहुत अच्छा होगा। मैडम, परिचय तो हो गया आपका, संस्था में आपका क्या रोल है, किस तरह से समाज में एक अहम योगदान देते आ रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर इंग्लिश कन्वर्सेशन सिखाती हूँ बच्चों को, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट बहुत है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, हमारे यहाँ बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है, एजुकेशन पर उनकी पूरा ध्यान दिया जाता है। बट एक बाहर निकल के जो उनका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, वो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए मैं उनको थोड़ी सी इंग्लिश कन्वर्सेशन सिखाना चाहती हूँ, जिससे वो आगे किसी से अगर मिलें तो वो एम्बेरस ना हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, बट वो बोल सकें, थोड़ा सा अपने बारे में इंग्लिश में बोल सकें, बता सकें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके घर में घरेलू हिंसा होती है, तो हम उन मुद्दों पर भी उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुछ घरेलू हिंसा की आपको खुद ही पता है कि किस तरह की घरेलू हिंसा आती है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक हमारे पड़ोस में कुछ हुआ, तो मैंने वहाँ पर भी एक छोटे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, तो वहाँ भी मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया उन लोगों को कि ऐसे बच्चे की पूरी एजुकेशन ख़राब होगी, आप इस तरह से ना करें। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, केस वापस लिया उस बच्चे से। वो बच्चा कुल 12 या 13 साल का होगा जिस पर ये पॉस्को एक्ट लगाया गया। तो इस तरह से हम और भी काम करते हैं, इंडिविजुअली भी करना चाहते हैं और टीम वर्क के साथ भी करना चाहते हैं। इसमें मेरी टीम को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि मैं 2 दिन से अपनी टीम से नहीं मिली थी, आज मिली हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग घरेलू हिंसा, कोई घर में आपस में लड़ाई झगड़ा है, हम उसका भी सुलटारा करते हैं। बहुत अच्छी बात। और एक बात फिर याद आ गई मुझे कि संगठन, सामाजिक संगठन से जुड़ने से क्या फ़ायदा होता है। आपने देखो कि समाज में काफ़ी संगठन है, और संगठन से अलग हट के मैं थोड़ा बात करूंगा कि संगठन से जो लोग जुड़े नहीं हैं, अगर उनके साथ कोई भी बात होती है, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा कोई भी होता है, अगर पुलिस थाने में जाते हैं तो शायद उनकी शिकायत बहुत कम सुनी जाती है, क्योंकि वो अकेले बंदे होते हैं। और आप जब सोचें किसी संस्था से आप जुड़ जाते हैं तो संगठन एक, पहले आपकी 1 उंगली थी, अब 5 उंगली होगी, 10 उंगली होगी, आप सोचें कि पूरी एक मुट्ठी बन गई। तो आपके साथ पूरी मुट्ठी है, आपके साथ पूरे संगठन के लोग हैं, और आप एक मजबूत आदमी बन गए। तो आपकी पुलिस भी सुनेगी, प्रशासन भी सुनेगा, क्योंकि आपके साथ वो समाज के वो व्यक्ति जुड़ गए जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और वो आपकी वो जेन्युइन बात पे ही बात करेंगे। अगर आप गलत हैं तो गलत ही आपको बताएंगे, और सही है तो सही बताएंगे। तो सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ के रहें, फिर आपसे अपील है। और लगातार आशा की उगती किरणें आगे एक सदस्यता अभियान एक जारी करने वाली है,
तो आप सदस्य लें और संस्था में आप जुड़ें और संस्था में अपना थोड़ा बहुत समय दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे दें, 10 घंटे दें, जो भी आपके पास समय है, जो आपके पास अच्छे विचार हैं वो अच्छे विचार बताएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं कि हमें भी शायद ना पता हो, परंतु क्या पता आपके शायद विचार आने से कुछ हम और अच्छा करें। अगर आपके पास भी अगर ऐसा कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संस्था में और ऐसा होना चाहिए। मैडम अंत में कुछ अपील करना यही कहना चाहूँगी कि आशा की उगती किरणें अपना काम करती रहेगी और ये आशा का सूरज बनेगी, चाहे वो सोशल मीडिया पे आए या ना आए, अपना काम होता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। और जो सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं बिना सोशल मीडिया के, उन्हें ये लालच ना हो कि हमारी फ़ोटो नहीं आ रही है, हमारा ये मतलब हम कहीं दिख नहीं रहे हैं, ऐसे लोग हमारे साथ काम करने आएँ और ये काम चलता रहेगा और ये एक दिन आशा का सूरज बनेगा। उगती किरणों की जगह सूरज तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा मेरा और मेरी सेक्रेटरी का मानना है। बाकी सभी सदस्य मेरे बहुत ही ऑनर मतलब बहुत सपोर्टिव हैं। सभी सदस्यों को मैं चाहूँगी कि मेरा साथ दें और मैं इसे एक आशा के सूरज तक ले जाऊँ। सभी से मेरी अपील है, जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ आएँ और हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट बॉक्स में मैं इनका नाम, इनका एड्रेस, मोबाइल नंबर सभी मैं डाल दूंगा और आप संपर्क करके आप इनसे जुड़ सकते हैं। और फिर एक बात याद आ गई कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। आज इंसानियत कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं, परंतु अगर इंसान का इंसान से अगर भाईचारा हो, प्यार हो, प्रेम हो, तो वो लड़ाई झगड़े, वो छोटी छोटी, आज आप देखें कि शहर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो इन चीज़ों से ये क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अज्ञानता है। और जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, तो ना कभी गुस्सा आएगा, ना कभी ऐसी कोई बड़ी वारदात होगी और आप कोई गुस्से पे भी आप कंट्रोल करना सीख जाओगे कि हाँ मुझे अब गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही हमारा पैगाम है और यही संस्था का पैगाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, नई संस्था के साथ। और फिर आपसे जाते जाते एक अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपके आसपास, कोई आपकी नज़र में कोई ऐसी संस्था है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको मोटिवेट करने का काम करेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ अपडेट।